Hello everyone, today we will do class 8 chapter number 24 natural resources. लास्ट में हमने स्टडी किया था कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसे ह्यूमन बींग्स यूज करें, जैसे लैंड एज ए रिसोर्स, सॉइल एज ए रिसोर्स एंड आल्सो वाटर एज ए रिसोर्स. तो इसी में ही लास्ट टॉपिक रह गया इसी में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्स. तो जिस तरह से हमने वाटर एंड लैंड एंड आल्सो सॉइल हमने एज ए रिसोर्स स्टडी किया, तो वैसे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्स. देखो मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स का मीन्स है कि हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल से अगर हम अपनी नीड्स, हमारी डिजायर्स हैं, बेसिक नीड्स हैं या फिर एनीथिंग, कुछ भी अगर हमसे अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं या किसी के काम आ रही चीज हो, तो हम उसे एज ए रिसोर्स हम उसे काउंट कर सकते हैं. फिर चाहे कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी वो मटेरियल हो, सब्सटेंस हो, ओके, कोई भी चीज हो उसमें वो. ओके, तो वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन है कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसे हम एज ए रिसोर्स कैसे काउंट करेंगे और वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्स कैसे काउंट करेंगे. ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द नैरो जोन ऑफ लाइफ कॉल्ड द बायोस्फीयर. तो ये जो लाइफ है, ये जो जोन है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, कौन सी जोन में फाइंड होती है? जो कि बायोस्फीयर, जो कि एक नैरो जोन है. देखो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर मींस कि एक ऐसी नैरो जोन होती है जहां पे तीनों स्फीयर प्रेजेंट होते हैं. मींस कि वहां पे एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट होगा, हाइड्रोस्फीयर भी प्रेजेंट होगा एंड लिथोस्फीयर भी प्रेजेंट होगा. ऐसा एरिया जहां पे तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी उसको हम एज ए नैरो जोन काउंट करते हैं, एज ए बायोस्फीयर. Okay, and it is the part of the earth where all living organisms are interrelated and interdependent for their survival. तो ऐसा वो पार्ट होगा अर्थ का जहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो सभी के सभी आपस में इंटररिलेट होंगे, इंटररिलेट करेंगे, इंटररिलेशन होगा उनका, एंड ऑल्सो इंटरडिपेंड होंगे एक दूसरे के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर सके. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम. तो हम इस सिस्टम को कहेंगे कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटररिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल. तो हम उस सपोर्टिंग सिस्टम को कहेंगे कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है एंड इज आल्सो नोन एज अ इकोसिस्टम. ओके, एंड इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ रिलेशनशिप अमंग द लिविंग रिसोर्सेज, जिसमें कि बायोटिक एंड द फिजिकल रिसोर्सेज, बायोटिक, नेचुरल वेजिटेशन एंड natural vegetation, wildlife are important maintaining the balance of the biotic and abiotic components in any ecosystem. Okay, तो natural vegetation and also wildlife क्या करेंगे? ये एक important maintaining balance है. जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ओके, उनके ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इकोसिस्टम से रिलेट होते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ओके, फॉर देयर सर्वाइवल, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, तो बैलेंस में वही कि अपनी लाइफ को सस्टेन करेंगे, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फिजिकल फैक्टर्स वो एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे वो. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज वेरी डेलिकेट एंड नीड्स टू बी मेंटेन फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ओके, हाँ, तो सबसे पहले करेंगे नेचुरल वेजिटेशन. तो नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. वेजिटेशन हैज बीन अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स फॉर मैनकाइंड सिंस टाइम इमेमोरियल. The major types of natural vegetation are categorized into forest. तो जो natural vegetation है वो हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है? हमारे पास into forest में प्रेजेंट है, grasslands and shrubs, ये सभी के सभी हमारे natural vegetation है. ओके, तो forest सबसे पहले स्टडी करेंगे. फॉरेस्ट कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास कौन कौन से जो फॉरेस्ट है पूरे अर्थ सरफेस पे हमें फाउंड होते हैं. ओके, तो फर्स्ट वन इज एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे और कहां पे होंगे? जो ट्रॉपिकल्स है हमारे पास, ट्रॉपिकल, इन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहेंगे. और जो ट्रॉपिकल एरियाज है अर्थ पे, वहां पे जो फॉरेस्ट होंगे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे एंड ऑल्सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, तो ये एस्टिमेटेड है कि मोर देन हाफ ऑफ ऑल द वर्ल्ड प्लांट, तो जितने वर्ल्ड के प्लांट है मैक्सिमम जो वर्ल्ड पे है, तो मैक्सिमम हाफ, ओके, हैव मोर देन हाफ ऑफ द ऑल द वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. ओके, दीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस 40% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन. तो ये जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट और जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये अर्थ की 40% ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं ये. ओके, एंड दिस इज फॉर वाइटल फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द प्लेनेट. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखो, एक तो 40% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे एंड ऑल्सो वाइटल फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द प्लेनेट. तो प्लेनेट पे वो इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने में काफी ये हेल्प करते हैं. ओके, तो साथ ही साथ में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसमें काफी सारी स्पीशीज फाउंड होती हैं, 100 ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ. प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ की काफी सारी स्पीशीज ये यहाँ पे
प्रेजेंट है। ओके, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है द अमेजन रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका इज द रिचेस्ट नेचुरल रीजन इन प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। ओके, तो ये वाला जो एग्जांपल है आपको लर्न करना है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है जहां पे मैक्सिमम फाउंड होते हैं। ये द अमेजन रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका इज द रिचेस्ट नेचुरल रीजन इन प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। ओके, एंड नेक्स्ट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो दिस फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट के जो ये फॉरेस्ट होंगे इनकी जो वुड होगी वो काफी वैल्यूएबल होती है। वो किसकी? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ओके, काफी वैल्यूएबल टिम्बर में यूज होते हैं ये। तो मेन स्पीसीज इनके कौन कौन से स्पीसीज हैं, मेन्स के कौन कौन से टाइप्स हैं प्लांट्स के जो ट्रीज होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो मेन स्पीसीज आर ओक ट्रीज, eucalyptus, pine, fir, spruce, camphor, bamboo and etc. These trees provide valuable resource material for variety of produce made from the eucalyptus, bamboo and camphor. Okay, तो काफी valuable resource है ये हमारे लिए trees ये। और ये कहाँ पे found? These trees are found in the southeastern part of the North America, China, Japan, Brazil, Uruguay, Africa, Australia and the middle part of the Europe. कॉनिफरस फॉरेस्ट, कॉनिफरस ट्रीज आर सॉफ्टवुड। इनकी जो ट्रीज की जो वुड होगी, जो कॉनिफरस ट्रीज है उनकी जो वुड है काफी सॉफ्ट होती है, सच एज फर, स्प्रूस, पाइन एंड सिडार, सिप्रस एंड रेडवुड। इन द कॉनिफरस फॉरेस्ट वन पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड ओवर वास्ट एरियाज। मींस कि जो कॉनिफरस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होंगे तो काफी एक एरिया में एक टाइप के ही जो प्लांट की स्पीशीज है वो फाइंड होगी। अगर मान लेते हैं कि जैसे रेडवुड, अगर रेडवुड ट्रीज की बात कर रहे हैं तो एक एरिया ऐसा होगा जहां पे पूरे एरिया में वहां पे रेडवुड के ही ट्रीज की स्पीशीज अवेलेबल होंगी वहां पे। ओके, ये इसकी स्पेशल फीचर है किसकी? कॉनिफरस फॉरेस्ट की। ओके, कॉनिफरस फॉरेस्ट दे यील्ड सॉफ्टवुड व्हिच इज वेरी यूजफुल इन मेकिंग। तो काफी हेल्पफुल है ये, इसकी जो वुड है इस पे फर्नीचर, मैचस्टिक्स, पेपर, न्यूज प्रिंट, प्लाईवुड, स्पोर्ट्स वुड एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है। ओके, और इसके लिए जो टेम्परेचर किस तरह से कौन से टेम्परेचर कौन से लैटिट्यूड में ये फाउंड होते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट? तो मैक्सिमम ये नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट में होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों होंगे? क्योंकि देखो अर्थ का कुछ शेप, जो अर्थ है वहां पे, जो अर्थ का जो सरफेस है वहां पे मैक्सिमम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे मैक्सिमम लैंड एरिया है और सदर्न में मैक्सिमम से ज्यादा वहां पे वाटर ओशन वाला एरिया है वहां पे, इसलिए तो यहाँ पे नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट कह रहे हैं। तो मोस्टली फाउंड बिटवीन 55 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स। उसके बाद नेक्स्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर, डेसिडुअस फॉरेस्ट के टू टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल मानसून एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से? साल, नीम, शीशम, बैम्बू, सैंडलवुड, यूकलिप्टस एंड टीक। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सब इंपॉर्टेंट ट्रीज है किसके? डेसिडुअस फॉरेस्ट के, इसमें ट्रॉपिकल और मानसून फॉरेस्ट में। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो वुड है काफी पॉपुलर होती है फर्नीचर और जो कंस्ट्रक्शन साइट है बिजनेस के लिए, उसमें इन इस ट्रीज की वुड को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इसकी जो कौन कौन सी डिग्रीज में फाउंड होते हैं ये। ओके, कुछ एरियाज भी देख लेते हैं इनके। तो दिस फॉरेस्ट आर लोकेटेड बिटवीन 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ओके, देखो इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ का है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं कहा है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर के 10 डिग्री से 30 डिग्री। और दीज आर फाउंड इन द मानसून रीजन्स ऑफ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम एंड फिलीपाइंस, ताइवान, सदर्न चाइना। ओके, एंड आल्सो फाउंड इन सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न ब्राजील। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं ओक, एश, एल्म, मैपल, बर्च, पॉपुलर, रेडवुड, डगलस फर, चेस्टनट, वॉलनट एंड एक्सेट्रा। और इसके जो एरियाज है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, कनाडा, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ चाइना के नॉर्दर्न पार्ट्स, चाइना जापान के नॉर्दर्न पार्ट्स में, एंड नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, सदर्न पार्ट्स ऑफ चाइना एंड न्यूजीलैंड। लास्ट इज सेकेंड लास्ट इज यूनिक फॉरेस्ट रिसोर्स। तो यूनिक में आएंगे फॉरेस्ट मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। ओके, तो इसमें है कि हमारे पास जो यूनिक फॉरेस्ट रिसोर्स कि जितने भी जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं ये सबसे यूनिक हैं और ये क्या करते हैं, जो अर्थ पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे काफी हेल्प करते हैं मेंटेन करने, ताकि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर सकें। ओके,
So in many developing countries, forest would provide a safety net between harvest seasons when crops fail or during times of drought or famine. Okay, तो जैसे होता है कि मान लो कि किसी वर्ल्ड के किसी एरिया में अगर ड्रॉट आ जाता है, फेमाइन आ जाता है, तो ये जो फॉरेस्ट है, ये अगर क्रॉप फेल कर जाती है तो ये फॉरेस्ट है, ये काफी वैल्यूएबल रिसोर्स है, तो इन्हें ही सेल करके काफी सारी इनकम ये जनरेट कर सकते हैं और अपने लिए फूड वगैरह ये जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो फॉरेस्ट वुड प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट बिटवीन हार्वेस्ट सीजन. फॉरेस्ट एंड वुडलैंड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सॉइल इरोजन. तो ये देखो, ये तो सबसे मेन फीचर है फॉरेस्ट का, ट्रीज का, कि सबसे बड़ा इनका जो फीचर है फॉरेस्ट का, ट्रीज का, कि वुडलैंड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सॉइल इरोजन. क्योंकि सॉइल इरोजन से जितने भी ट्रीज की जो रूट्स हैं सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन में काफी लेस होता है सॉइल इरोजन. एंड ऑल्सो लैंड डिग्रेडेशन मेंटेनिंग, और साथ में फॉरेस्ट मेंटेन क्या करे, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी मेंटेन करते हैं, क्लाइमेट को मॉडरेट करते हैं, द ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है उसे काफी स्लो करते हैं, एंड बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, तो जो फॉरेस्ट है किस तरह से हेल्पफुल है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर काफी इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ये उसको आपको पता ही है कि आपको इनहेल करते हैं ट्रीज, और हम एक्सहेल करते हैं और वो इनहेल करते हैं. ओके, तो सो फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट. तो फॉरेस्ट हमें क्या क्या, देखो इसमें मैक्सिमम चीज है कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए रिसोर्स, क्योंकि ये यूनिक रिसोर्स है. तो वैसे फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है हैबिट, जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, एंड आर रिच सोर्स फॉर सम टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज, क्योंकि देखो फ्रूट्स, नट, मशरूम, गम्स, लैक, हनी, बीज, वैक्स, टारपेन एंड ऑयल, लेटेक्स, मेडिसिन, हर्ब्स भी इसमें सभी जितने भी फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, ये यूज होते हैं इसमें. ओके, एंड उसके बाद है नेक्स्ट मेडिटेरियन वेजिटेशन, कि जो मेडिटेरियन एरियाज हैं वो वहां पे वेजिटेशन किस टाइप की है. तो जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है इज मोस्ट सुटेबल फॉर फ्रूट कल्टीवेशंस. ओके, तो जो मेडिटेरियन वाला जो रीजन है, जैसे मेडिटेरियन वाला, ओके, ये मैक्सिमम यूरोप के बीच में, ओके, यूरोप के बिल्कुल नियर बाय जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, उसके बिल्कुल नियर बाय नीचे बिल्कुल साउथ में है ये मेडिटेरियन वाले, इसमें मेडिटेरियन सी भी है. ओके, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशंस है मेडिटेरियन के नियर बाय, वहां पे जो मैक्सिमम है वो किसके लिए सुटेबल है, फॉर फ्रूट कल्टीवेशन. ओके, एंड द मोस्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन दिस रीजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फ्रूट कल्टीवेशन. तो यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप फ्रूट्स एंड ग्रेप्स ग्रो इन एबुडेंस. अदर फ्रूट ट्रीज आर फिग्स एंड ऑलिव्स. दीज इंक्लूड, देखो ये वही वाले एरियाज जो मैंने आपको बताया कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ वाले में. ओके, तो दीज इंक्लूड सर्दर्न यूरोप. ओके, सर्दर्न यूरोप में पोर्टुगल, स्पेन, सर्दर्न फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, ग्रीस एंड टर्की. वेस्टर्न एशिया में सिप्रस, साइरिया, इजराइल, लेबनान एंड स्मॉल एरियाज ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ्रीका अराउंड केप टाउन. साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया अराउंड पर्थ. नॉर्थ अमेरिका इन सैन फ्रांसिस्को एंड कैलिफोर्निया रीजन. साउथ वेस्ट अमेरिका शैल एंड अराउंड वल्प्रेसियो. ओके, तो ये वाले जो रीजन है ये सभी मेडिटेरियन वेजिटेशन में, और जो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है जो कि फ्रूट के लिए काफी सुटेबल है ये. ओके, तो इस एरियाज में आपने वैसे भी सुना होगा क्योंकि जितनी भी जो फ्रांस एंड स्पेन की जितनी कंट्रीज हैं, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन काफी सुटेबल है, तो यहाँ की जो वाइन है काफी फेमस है. ओके, वर्ल्ड में पूरी वाइन ये फेमस है ये. तो ये सभी मेडिटेरियन के एरियाज के बिल्कुल नियर बाय में यहाँ पे क्लाइमेट है जो कि फ्रूट कल्टीवेशन काफी सुटेबल है वो. ओके, सो नेक्स्ट इज अ ग्रासलैंड. तो अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ लैंड इज कवर्ड विथ ग्रासलैंड. तो अर्थ के पूरे 1/4 में पूरा ग्रासलैंड में ये कवर्ड है ये. ओके, दे एग्जिस्ट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका. सिर्फ अंटार्कटिका में प्रेजेंट नहीं है ग्रासलैंड, बाकी सभी जितने कॉन्टिनेंट सभी में ग्रासलैंड प्रेजेंट. तो ग्रासलैंड 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. तो ऑल ग्रासलैंड हैविंग कॉमन वेजिटेशन फॉर नेचुरल ग्रास. उसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसे हम समानास कहते हैं. ओके, तो समानास में क्या है कि ये काफी ग्रासलैंड काफी डोमिनेट है, वहां पे मेनी डिफरेंट स्पीसीज, जो ग्रासेस के काफी डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पे फाउंड होती है. कहाँ पे, समानास में. ओके, इसका जो डिग्रीज है ये, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम तो सम एग्जांपल जो ट्री स्पीसीज फाउंड होती हैं सवानाज में वो है हमारे पास जैसे गोहाब एंड अकैकिया. ओके, जो ट्रीज हैं काफी स्मॉल होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, श्रब्स में स्कैटर्ड होती हैं वहां पे. और जो इसकी डिग्रीज है तो ये नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर के बिटवीन 5 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और समानास फाउंड होते हैं. ओके, तो ये एरियाज कौन कौन से हैं, तो दिस ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन अफ्रीका, सुडान, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, तांबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला एंड सो ऑन. ओके, इन द ब्राजील हाईलैंड्स में, साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ मेक्सिको, बोलिविया, पैराग्वे, वेनेजुला एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड. तो टेम्परेट ग्रासलैंड में
ओके, टेम्परेट ग्रासलैंड में हम कहेंगे कहाँ पे, देयर आर 6 लार्ज एरियाज ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो साउथ अमेरिका में द पंपास इन साउथ अमेरिका, the veld in South Africa, the downs in Murray-Darling Basin in Australia, the prairies in North America and the steppes in Eurasia. ओके, तो देखो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इन्हें एक जो, जैसे अगर साउथ अमेरिका कंट्री की बात करेंगे तो ये जो ग्रासलैंड्स है ये वहां पे कौन सी रीजन में है, ये क्या नाम दिया गया इनको, पंपास। ओके, इन साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं ये। ओके, और डाउन्स इन मुर्रे-डार्लिंग बेसिन इन ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज एंड स्टेपीज इन यूरेशिया। और वैसे जैसे हमने फॉरेस्ट में ग्रासलैंड यूनिक थे, वैसे ग्रासलैंड रिसोर्सेज भी यूनिक हैं काफी। तो इसमें क्या करते हैं, ग्रासलैंड भी सॉइल इरोजन को काफी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो उसे। ओके, प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड ऑल्सो यहीं से ग्रासलैंड से कुछ जो काफी जो ग्रासलैंड की स्पीसीज है उसमें हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स में भी यूज किए जाते हैं ये। एंड ऑल्सो इसमें देख सकते हैं कि इन्हीं ग्रासलैंड से जो ये हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स है, यहाँ से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन में उन्हें यूज करते हैं ये। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो, लाइक हंगरी एंड ओके, हंगरी जहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इन ग्रासलैंड को यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है श्रब और डेजर्ट वेजिटेशन। तो श्रब और डेजर्ट वेजिटेशन फाउंड उन वाले एरियाज में होती है जहां पे रेनफॉल काफी लेस होती है, हम कह सकते हैं कि वेरी स्केंटी रेनफॉल। ओके, वैसे एरिया जहां पे काफी वेरी स्केंटी रेनफॉल मींस काफी लेस रेनफॉल होता है वहां पे। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट, हॉट एंड कोल्ड। ओके, अगर हम आपसे कोई पूछे कि आप डेजर्ट को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, देखो डिफाइन करने का सिर्फ इतना है कि जिस एरियाज में काफी वेरी स्केंटी रेनफॉल होगा तो आप काउंट कर सकते हैं कि वहां पे उसको हम डेजर्ट एरिया ही काउंट करेंगे। ओके, लेकिन उसकी जो सॉइल्स है वो फिर डेजर्ट की तरह ही होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई एक एरिया उसको हमने काउंट कर लिया कि यहाँ पे जी रेनफॉल नहीं हुआ है तो हम इसको डेजर्ट काउंट कर लेंगे। ओके, ये ओवर द टाइम पीरियड, कि ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में काउंट करेंगे, ये काफी अराउंड 25 से 30 ईयर्स तक काउंट करते हैं, तो हम किसी एक एरियाज को हम वहां की क्लाइमेट कंडीशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हॉट डेजर्ट्स में वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट एंड स्केंटी रेन। ओके, तो हॉट डेजर्ट में रेन काफी स्केंटी है, काफी लेस होती है और हीट काफी इंटेंस होती है वहां पे। ओके, इसमें जो मैक्सिमम जो एरियाज हैं ये काफी मैक्सिमम जितनी भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नियर बाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नियर बाय जितने एरियाज हैं वहां पे मैक्सिमम ये डेजर्ट्स ही हैं ये। ओके, तो सम ऑफ द हॉट डेजर्ट्स हम कर लेते हैं कि सहारा डेजर्ट नॉर्दर्न अफ्रीका, कालाहारी एंड नामीब डेजर्ट सर्दर्न अफ्रीका, ग्रेट बेसिन डेजर्ट ग्रेट बेसिन मोजाम्बिक, सोनोरिन एंड चिराहुआन डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, पेरुवियन डेजर्ट एंड एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका। तो ये जितने भी डेजर्ट के नेम है आपको एज इट इज ही आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। ओके, कि कौन सा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में या कौन से कंट्रीज के नियर बाय या कौन सी कंट्री में वो राइज करता है वो। ओके, सो ग्रेट सैंडी गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया सिम्पटन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, अरेबियन डेजर्ट, टर्किस्तान डेजर्ट, ग्रेट इंडियन और थार डेजर्ट। तो वैसे ही जैसे डेजर्ट के 2 टाइप्स होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। तो हॉट डेजर्ट अभी हमने कर लिया। ओके, कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, तो वैसे ही कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट्स में क्या होता है कि वहां पे भी रेनफॉल लेस होती है लेकिन मैक्सिमम जो एरियाज हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। ओके, तो प्लांट्स इन कोल्ड डेजर्ट्स आर स्कैटर्ड, देयर आर ओनली अ फ्यू थॉर्न बशेस। तो वहां पे जो स्पीशीज हैं कोल्ड डेजर्ट में काफी लेस प्लांट्स की स्पीशीज फाउंड होती हैं और जितने भी मैक्सिमम होंगे वो थॉर्नी बुशेस होंगे एंड श्रब्स एंड कॉर्सेट ग्रासेस होंगे वहां पे। ओके, कौन सी हाइट पे होंगे, हाइट ऑफ श्रब वेरीज फ्रॉम 15 to 122 सेंटीमीटर। कौन कौन से एरियाज हैं कोल्ड डेजर्ट के, तिब्बतन प्लेट्यू, गोबी डेजर्ट एंड टकलामकान डेजर्ट इन वेस्टर्न चाइना, पैटागोनियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। कोल्ड डेजर्ट आर मोस्टली बैरन। ओके, मैक्सिमम ये बैरन ही होंगे ये, और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे ये मैक्सिमम स्नो से कवर्ड होंगे ये। ओके, मीन्स है कि वहां पे वेजिटेशन बिल्कुल लेस होगी वहां पे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि वेजिटेशन बिल्कुल कम है तो हम उसको कोल्ड डेजर्ट करेंगे अगर बिल्कुल बैरन है। ओके, तो कुछ एरिया जैसे हम बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो वहां पे कोई पूरा लैंड बैरन तो नहीं है लेकिन फिर भी उसे कोल्ड डेजर्ट पे हम काउंट करते हैं। ओके, तो कोल्ड डेजर्ट की ये आपकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि या तो मोस्टली वो बैरन होगा या मोस्टली वो थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड होगा। ओके, वहां पे वेजिटेशन भी लेस होगी और रेनफॉल भी काफी कम होगी। ओके, तो इसकी जो टेम्परेचर रेंजेस है, विंटर टेम्परेचर कोल्ड डेजर्ट में -2 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस एंड समर फ्रॉम 21 to 26 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वैसे ही वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ में मैक्सिमम जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं वो सभी की सभी काउंट होंगी।
ओके जितनी भी स्पीशीज होंगी एनिमल्स की, चाहे वो एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स हो जो नेचुरली फाउंड हो या चाहे किसी और मेथड से हो, सभी के सभी वो वाइल्ड लाइफ में ही काउंट होंगे। और एंड आल्सो एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ मींस कि अगर ओशंस में, अगर वाटर में कोई लाइफ अगर सर्वाइव कर रही है तो उसको भी हम वाइल्ड लाइफ में हम उसको काउंट करेंगे हम उसे। ओके तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हम देख लेते हैं। साउथ अमेरिका में रिचेस इन वाइल्ड लाइफ, होम टू द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स। अफ्रीका में होम ऑफ एलिफेंट्स, हिपोपोटामस, राइनोसोर्स एंड क्रोकोडाइल्स। एंड आल्सो नंबर ऑफ hoofed एनिमल्स सच एज डियर, जिराफ एंड जेब्रास। ये सभी के सभी अफ्रीका में मेनली फाउंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफ्रीका में ही है, कुछ एरियाज में, क्योंकि पहले होता था लेकिन आज की डेट में क्योंकि वर्ल्ड में काफी डेवलपमेंट हुई है तो क्या किया है उन्होंने सभी ने, ह्यूमन बींग्स ने काफी सारे नेचुरल पार्क्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं जहां पे ये सभी स्पीसीज आजकल देखने को हमें मिल जाती हैं। ओके इन नेशनल पार्क या नेशनल पार्क्स में, ओके या फिर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी हो सकता है। ओके एंड बायो रिजर्व्स में भी। ऑस्ट्रेलिया में फेमस फॉर मार्शियोपियल, फॉर एग्जांपल कंगारू एंड वेलबी। यूरोप में वॉल्व्स, वाइल्ड वॉल्स, शीप्स, रैबिट्स एंड फॉक्सेस। एंड नॉर्थ अमेरिका रिएंडियर, आर्कटिक फॉक्सेस एंड पोलर बियर्स। एंड एशिया में, एशिया हैज द लार्जेस्ट ऑफ द थिक फॉरेस्ट वर्ल्ड एंड सम ऑफ द फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग वाइल्ड लाइफ। इसमें आ सकते हैं बैक्टीरियन कैमल, बंगाल टाइगर, इबेक्स जिसको कि वाइल्ड माउंटेन गोट कहते हैं, एंड गोल्डन एंगल, जावा राइनोसरस एंड कोमाडो ड्रैगन। ये सभी के सभी एशिया कॉन्टिनेंट में स्पीसीज वाइल्ड लाइफ फाउंड होती है। ओके तो वैसे ही जैसे वाइल्ड लाइफ हमने अदर वाटर एज ए रिसोर्स काउंट किया, तो वैसे ही हम वाइल्ड लाइफ को एज ए रिसोर्स हम काउंट कर सकते हैं। देखो कैसे रिसोर्स करते हैं, देखो सिर्फ 2 एग्जांपल हैं इसके। वाइल्ड लाइफ को एज ए रिसोर्स काउंट कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए वो रिसोर्स है, आपके लिए वाइल्ड लाइफ। ओके जितने एनिमल स्पीसीज हैं मैक्सिमम, जितनी आजकल तो वैसे ह्यूमन सभी स्पीसीज को ईट कर ही लेते हैं। ओके सिर्फ 1-2 काफी 10-15 को छोड़ के बाकी तो मैक्सिमम ईट कर ही लेते हैं। ओके तो वाइल्ड लाइफ को अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए वो रिसोर्स है, अगर वेजिटेरियन है तो आपके लिए रिसोर्स नहीं है वो। ओके तो वैसे ही अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए रिसोर्स वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्स आपके लिए नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकता है। हो किस वे से हो सकता है, अगर आप एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, अगर आप एनिमल्स को पालते हैं फिर उनको आगे सेल करते हैं तो आप एनिमल को, वाइल्ड लाइफ को एज ए रिसोर्स काउंट कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं। ओके और साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ को क्या है, देखो अब वाइल्ड लाइफ में काफी इलीगल भी इनको माइग्रेट किया जाता है इनको, जैसे कि इसमें एक जैसे कहते हैं उसको इलीगल पोचिंग, अगर आप किसी एनिमल्स की इलीगल पोचिंग कर रहे हैं, एंड ऑल्सो अगर उसकी फर और उसकी वूलन के लिए अगर आप पोचिंग करें। ओके तो आप वाइल्ड लाइफ को भी एज ए रिसोर्स काउंट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में देखो वही मेथड है जो कि हमने पहले अदर सोर्सेस में काउंट कर सके हम। ओके एफॉरेस्टेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ओके तो एफॉरेस्टेशन में मेथड फॉर प्लांटिंग सीड्स ऑफ सैपलिंग टू ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म ओपन लैंड इनटू अ फॉरेस्ट। अगर हम ज्यादा ट्रीज को, अगर प्लांट स्पीसीज को अगर हम ग्रो करेंगे तो एफॉरेस्टेशन हो सकता है। ओके एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर अलोंग विद फॉरेस्ट्री कंबाइनिंग ट्रीज एंड स्टफ्स विद क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया ऑफ लैंड और वाटर दैट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। ओके तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में हम उस चीज को काउंट करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं कि ऐसा एरिया या ऐसा एरिया ऑफ लैंड और वाटर जो कि प्रोटेक्टेड किया गया है बाय लॉ इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, ताकि इकोसिस्टम को आप कंजर्व कर सकें। वैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को एज अ मैनेज किया जाए, प्लान किया जा सके। तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेंटेनेंस ऑफ रेयर स्पीशीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशीज बायोस्फीयर फॉर endangered and extinct plant and animals, imposing specific restrictions on export of endangered plants and animals। और वैसे ही कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि उनकी इलीगल पोचिंग ना हो। ओके तो इसमें कौन कौन सी हैं, द वाइल्ड लाइफ फंड WWF, नेचर कंजर्वेंसी एंड नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल NRDC, रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड RSPB एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS। इसी में कुछ कन्वेंशंस भी साइन की गई है ताकि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है ताकि वो उनका इंटरनेशनल को ट्रेड में किया जा सके।
तो इसमें कौन सी है, साइट्स, इसको हम साइट्स कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ओके, ताकि जितनी भी जो वाइल्ड लाइफ है उनकी इलीगल पोचिंग ना हो उनकी, और उनको एज ए ट्रेड उनको यूज ना किया जा सके। ओके, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।